दोस्तों, मेरी नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरी कहानी को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। लक्ष्य बोलता है, हेलो दोस्तों, आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी के नए एमडी यानी इस कंपनी के ऑनर का बेटा मिस्टर कवि हमारे बीच में आ चुके हैं। प्लीज़ तालियों से उनका स्वागत कीजिए, मिस्टर कवि ओबराय। तभी कवि का एंट्री होता है। सभी लोग कवि का ग्रैंड वेलकम करते हैं। कवि के पिता मिस्टर अनिल ओबराय अपने एम्प्लॉयज़ को संबोधित करते हुए कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मेरा बेटा यानी मिस्टर कवि ओबराय इस कंपनी को जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं। मैं अब अपने काम से रिटायर हो रहा हूँ। जैसे अब तक आप लोगों ने इस कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने में मेरा साथ दिए हैं, वैसे ही आप सब अपने नए एमडी का साथ देंगे। मिस्टर अनिल कवि को माइक देते हुए, हाय, आई एम योर न्यू बॉस एंड आई एम ऑल्सो न्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कंपनी। आप सभी को थैंक यू। आप लोग इस कंपनी के जेम्स हैं। आप लोगों के बिना इस कंपनी का सफ़र यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल था। जैसे आप लोगों ने मेरे पापा का साथ दिए हैं और मेरे पापा इस कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, वैसे हम सब मिलकर इस कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तालियों से सारा हॉल गूंज उठता है। पार्टी में आए सभी लोग सिर्फ कवि की ही बातें कर रहे थे। तभी वहां अंजलि आती है और कवि के गले लग जाती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी, आई एम लेट, कॉन्ग्रेचुलेसन माई डियरेस्ट फ्रेंड एंड वेलकम टू इंडिया। कवि कहता है, थैंक यू माई डियरेस्ट होने वाली भाभी। अंजलि लक्ष्य की तरफ देखती है और पूछती है, फिर तुमने सब कुछ बता दिया? कहा था ना कि मैं बताऊंगी। लक्ष्य को डांटते हुए पूछती है। कवि कहता है, यह वरुण कहाँ रह गया है? वह कल ऑफिस में मिलेगा। लेकिन क्यों? उसे पता था ना कि मैं आने वाला हूँ? कवि ने पूछा। हाँ, उसे अचानक अपनी वाइफ के पास जाना पड़ा। डरता जो है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन कवि अपने ऑफिस में पहुंचता है। सभी उसका वहां वेलकम करते हैं। यह सब देखकर कवि को खुद पर प्राउड फील होता है। वह अपने केबिन में जाकर बैठता है। तभी वहां पर वरुण पहुंचता है। हाय कवि, यार कैसा है? कवि उसे देखते ही गले लगा लेता है। अंजलि और लक्ष्य भी वहां पर आ जाते हैं। लक्ष्य छेड़ने के लिहाज से बोलता है, भाभी ठीक है ना? ज़्यादा परेशानी हो गई थी क्या अपने वरुण के लिए? यह सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। अच्छा, बहुत हो गया मेल मिलाप, अब अपने अपने काम पर लग जाओ, कवि ने कहा। फिर अंजलि को कवि ने एक कप कॉफ़ी के लिए बोला। कुछ देर बाद कवि के केबिन का डोर को नॉक करते हुए पूछती है, मे आई कमिंग? कवि फाइल चेक करते हुए कहता है, यस सर, योर कॉफ़ी। कवि का सिर नीचे ही था। अचानक वो अपने सिर को ऊपर करता है तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, महज उसकी उम्र लगभग 21 साल की होगी, रेड कलर की सूट में, बाल बंधी हुई, आंखें बड़ी बड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, कॉफ़ी लेकर खड़ी थी। कवि तो कुछ पल तक उसे देखते ही रह गया। उसने कहा, सर आपकी कॉफ़ी। उसकी आवाज़ कवि के दिल तक गूंजी और वह बोला, यहाँ रख दो। वो कॉफ़ी रखकर जाने लगी, पर कवि उसे तब तक जाते हुए देखा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। कवि खुद से ही बोलता है, कौन थी यह? ऑफिस में इस तरह से कौन आता है? उसे देखकर मुझे क्या हो गया था? लगता है मुझे कॉफ़ी की कुछ ज़्यादा ही नीड है। कुछ देर बाद उसके दोस्त आकर कहते हैं, कवि चल यार, लंच कर लेते हैं। कवि कहता है, तुम लोग जाओ, मुझे अभी थोड़ा और काम है, मैं कुछ देर में तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। कुछ देर बाद कवि कॉफ़ी कैफ़े की तरफ जाता है तो वहाँ उसे वह लड़की दिखाई देती है। कवि उसे इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों के बीच बैठ जाता है और बातें करने लगता है, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उस लड़की के चेहरे पर ही ठहर जाती है। उसे देखते ही कवि के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। तभी अंजलि उसे आवाज़ देती है, नीति 3 कप चाय। अच्छा, इसका नाम नीति है। कवि अंजलि से कहता है, तुम सब चाय कब से पीने लगे हो? तुम लोग तो कॉफ़ी पीते हो ना? तभी अंजलि कहती है, तब से जब से नीति के हाथ की पहली बार चाय पिए थे। ऐसा क्या है उसके हाथ के बने हुए चाय में जिससे तुम लोगों ने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया? तभी लक्ष्य कहता है, एक बार तुम नीति के हाथ की चाय पीकर तो देखो।
कभी अगर तुम उसके चाय के दीवाने ना हो गए तो हमारा नाम बदल देना। कवि कहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे इम्प्रेस कर सके, जिसका एडिक्ट मैं बन जाऊं। लेकिन तुम सब कह रहे हो तो चलो शर्त लगा लो, मेरी कॉफ़ी से अच्छी उसके हाथ की चाय नहीं होगी। तो वरुण कहता है, ठीक है, पर कभी इस बार तुम हारने के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस बार तो बाजी हम ही मारने वाले हैं। तभी नीति 3 कप चाय लेकर आ जाती है। मैम, आपका चाय। अंजलि उससे कहती है, नीति 1 कप चाय और तुम्हारे बॉस के लिए। नीति कवि की तरफ देखती है। कवि फिर से नीति को देखने लगता है। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराती है। नीति कहती है, श्योर मैम, और वो चाय लेने के लिए चली जाती है। तीनों चाय पीने लगते हैं। तीनों की चुस्कियों से यह तो कवि अनुमान लगा लेता है कि यह तीनों को चाय पीने में बहुत मजा आ रहा है। क्या वाकई चाय इतना टेस्टी है कि यह लोग कॉफी पीना भूल गए? तभी नीति चाय लेकर आ जाती है और वो कवि को देखकर कहती है, सर आपका चाय। कवि उसे थैंक यू बोलता है और वह चाय पीने लगता है। जैसे चाय की पहली चुस्की लेता है वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी अंजलि पूछती है, क्या हुआ कवि, तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए? कवि कहता है, तुम्हें पता है अंजलि, मैंने चाय पीना क्यों छोड़ा था? अपनी मॉम के हाथों के चाय मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा था। मेरी मॉम ऐसा चाय बनाती थी कि पूरा घर ही सुगंध से भर जाता था। लेकिन उनकी डेथ के बाद मैं चाय पीना छोड़ दिया और आज इस चाय को पीकर मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। वाकई तुम लोग विनर हुए। वह नीति को बुलाता है। नीति उसके पास आती है, कहती है, कुछ और चाहिए क्या? पर कवि कहता है, नीति तुम्हारे हाथों में जादू है। वाकई तुम चाय सबसे अच्छा बनाती हो। तुम्हारी चाय पीने से मुझे आज अपनी मॉम याद आ गई। थैंक यू मुझे मेरी मॉम से दोबारा मिलाने के लिए। वह जाता है। नीति उसे जाते हुए देखती है। उसे बहुत खुशी होती है यह बात सुनकर। धीरे धीरे कवि भी नीति की चाय का दीवाना हो गया था, या यूँ कहे कि वो नीति के प्यार का दीवाना हो रहा था। ऑफिस में उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ नीति को ही ढूंढती थी। यदि नीति ना दिखाई दे तो वो बेचैन हो जाता था। उसे यह समझ में आता ही नहीं था कि वह नीति की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहा है। ना चाहते हुए भी वो नीति की तरफ क्यों झुके जा रहा है। यह सारे सवाल उसके मन में उठते थे, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक बार कवि नीति को अपने केबिन में बुलाता है। नीति आती है, पूछती है, कुछ चाहिए क्या सर? कवि उससे कहता है, बैठो नीति, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। नीति बैठ जाती है तो कवि कहता है, नीति मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। नीति पूछती है, कैसा ऑफ़र सर? कवि कहता है, नीति मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। नीति सुन चौंक कर उठ जाती है। पूछती है, क्या पीए? हाँ पीए, लेकिन क्यों सर? क्यों, तुम्हें यह ऑफ़र अच्छा नहीं लगा? नहीं सर, ऑफ़र तो बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक आप मुझे पीए क्यों बनाना चाहते हैं? यह सवाल मेरे मन में उठ रहा है। तुम्हारी काबिलियत को देखकर, तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो, यंग हो, तुम्हारे काम के प्रति ऑनेस्ट होना, यह सारे काफ़ी है तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए। नीति यह सुनकर खुश हो जाती है, कहती है, सर थैंक यू, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। कवि कहता है, कुछ कामों के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देखकर ही पता किया जा सकता है कि वह काम तुम कर सकती हो कि नहीं। नीति यह सुनकर और बिना कुछ सवाल किए वहाँ से जाने लगती है। उसे कवि रोकते हुए कहता है, नीति तुम आज से ही मुझे ज्वाइन कर रही हो, और अभी से ही। नीति कहती है, ओके सर। नीति ऑन ड्यूटी सर। वो खुशी से झूम जाती है और वो कवि के लिए काम करने लगती है। कवि किसी न किसी बहाने से नीति को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने नीति को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने का ही सोचा था। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और पूछती है, यह सब क्या है कवि? तुमने नीति को अपना पीए बना लिया बिना किसी को कुछ बताए, और वो भी अचानक? लेकिन क्यों? कवि कहता है, यह अचानक मैंने फैसला नहीं लिया है अंजलि, मैंने सोच समझकर नीति को अपना पीए बनाया है। लेकिन क्यों? अंजलि वह यंग है, पढ़ी लिखी है, मैंने उसके काम के प्रति ऑनेस्ट देखा है, वो काम बखूबी करती है, इसलिए मैंने उसे अपना पीए बनाया है। अंजलि को कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह जानती थी कि कवि बिना कुछ सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं करता है, इसलिए वह चुप रहना ही ठीक समझी।
अब नीति हर पल कवि के सामने ही रहती थी। कवि को जब भी चाय पीने का मन करता, नीति सिर्फ उसके लिए ही चाय बनाती थी। कवि को अब नीति की ऐसी आदत हो गई थी कि वो नीति से एक पल के लिए दूर जाना ही नहीं चाहता था। नीति को अपने निगाहों से दूर करना ही नहीं चाहता था। नीति को भी कवि के साथ रहना अच्छा लगता था, उसके लिए काम करना अच्छा लगता था। वह जब भी कवि के पास रहती, वह अपने आप को हमेशा सुरक्षित ही महसूस करती थी। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी कुछ भी उसके साथ गलत करेगा। कवि नीति को मजाक में भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वह अपनी मर्यादा को जानता था, लेकिन वह नीति के प्रति जिस तरह से आकर्षित हो गया था, वह इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या है। क्या यही प्यार है जो मैं अब नीति से करने लगा हूँ? एक बार ऑफिस में काम करते करते कवि को काफ़ी देर हो गया था। रात के करीब 10 बज चुके थे। तभी वहाँ पर लक्ष्य आता है और कहता है, अरे यार, रात के 10 बज चुके हैं, न तू घर जा रहा है और न हमें जाने दे रहा है। तभी कवि कहता है, तुम तीनों जाओ, मुझे अभी कुछ देर और लगेंगे। वहाँ वरुण कहता है, और वह नीति, वह घर नहीं जाएगी। तो कवि को अचानक एहसास होता है कि नीति को उसकी वजह से रुकना पड़ा है। उसने वरुण से कहा, तुम तीनों जाओ, मैं नीति को ड्रॉप कर दूंगा। वह तीनों ऑफिस से चले जाते हैं। तभी नीति कवि के लिए चाय बनाकर लाती है। कहती है, सर आपकी चाय। कवि उसे देखे बिना कह देता है कि वहीं रख दो। चाय रखकर नीति वहीं पर बैठ जाती है। तभी नीति के फ़ोन का रिंग बजता है, जिसे उठाकर वो केबिन के बाहर चली जाती है। कवि सोचता है, नीति अभी किससे बात कर रही है? नीति फ़ोन पर बात करती है, तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगी कुछ देर में। अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी तक बॉस घर नहीं गए तो मैं कैसे आ जाऊंगी? तुम खाना खाकर सो जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, सर मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे। नीति जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, कवि पीछे ही खड़ा था। वह देखकर घबरा जाती है। कहती है, सर आप अभी किससे बात करी थी तुम? सर वो मेरी फ्रेंड है, वह मेरा वेट करती है ना खाने के लिए, उसे वही मैं इन्फॉर्म कर रही थी कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है? चलो हम साथ में डिनर कर लेते हैं बाहर, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, मैं घर जाकर खा लूँगी, आप अपना जल्दी से काम कर लीजिए ताकि हम घर जा सके। कवि कहता है, काम तो बाद में भी होगा, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम यहीं पर हो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी रात को। इट्स ओके सर, ये तो काम है। क्यों, तुम्हें मेरे साथ अकेले में डर नहीं लग रहा है? किस बात के लिए डर सर? मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली, हम दोनों जवान हैं, चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ। कवि थोड़ा उसके करीब जाकर बोलता है। नीति कवि की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, नहीं सर, मुझे पता है कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। क्यों भरोसा करती हो मुझ पर इतना? सर आपने ही कहा था ना कि कुछ चीज़ों के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस लोगों की आंखों से पता चल जाता है सर कि उसकी आंखें किसी इंसान को किस तरह से देख रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी भी गंदे नज़र से नहीं देखते हैं। मैं आपके साथ सुरक्षित हूँ सर। मैं आपके साथ पूरी रात भी काम करूँ तब भी आप मेरे साथ गलत नहीं करोगे। कवि को नीति की आंखों में अपने लिए इस तरह से विश्वास देखकर कवि को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। नीति जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, कवि उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नीति, इस तरह से सभी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। हाँ सर, पर आप कोई और नहीं हैं, आप मेरे बॉस हैं और आपकी नीयत बहुत साफ है। इस बात के लिए मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। कवि यह सुनकर आंखें बंद कर लेता है और वह नीति का हाथ छोड़ देता है। नीति वहाँ से चली जाती है। कवि अपना जल्दी से काम निपटाकर नीति और कवि ऑफिस से निकलते हैं। कवि को भूख लग चुकी थी, इसलिए कहता है, चलो हम डिनर कर लेते हैं। सर इतनी रात को कौन सा होटल खुला रहेगा, और अब तक तो खाना भी खत्म हो गया होगा। आप एक काम करो, घर जाकर ही आप डिनर कर लेना। कवि कहता है, और तुम? मैं भी घर जाकर ही डिनर कर लूँगी। कवि नीति के उसके घर ड्रॉप करके वो अपने घर चला जाता है। पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ नीति के बारे में सोचता है। नीति की कई बातें उसके मन में गुदगुदी करती है। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है और वह घर पहुंचता है। तभी उसके पापा कहते हैं, इतनी रात को ऑफिस में कौन काम करता है? ऑफिस में बहुत सारा काम था पापा, बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो अब तक इनकम्प्लीट है, उन्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। चलो डिनर कर लो, रात काफ़ी हो चुकी है और मैं काफ़ी थक गया हूँ पापा, मैं अब सोने जा रहा हूँ।
सुबह ही मिलते हैं। गुड नाइट पापा। इधर नीति अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो सामने सनाया खड़ी उसे गुस्से से देखती है। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? आई एम सॉरी यार, तुम तो जानती हो कि काम ही ऐसा है। कौन सा काम है जो रात को आना पड़ता है? मैं अब पिए हूँ अपने सर की, कोई चाय वाली नहीं हूँ, बात समझ। और उसने कुछ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। वे लोग बहुत अच्छे हैं, अंजलि मैम, लक्ष्य सर, वरुण सर और मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। उनका दिल बहुत साफ है। उन्हें गलत करने का होता ना तो मैं समझ जाती। हम लोगों के टच से समझ जाते हैं कि उनकी आंखों में हवस भरी है या कुछ और। सनाया नीति के गले लग जाती है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है नीति कि कहीं कुछ। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, हम सेफ हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके चल, जल्दी से खाना खाते हैं, भूख लगा है। दोनों डिनर करके सो जाते हैं। इधर कवि की रात की नींद उड़ गई थी। कवि अब बस नीति के बारे में सोचकर ख्यालों की दुनिया में खो जाता था। घर में या ऑफिस में अब वो खुश रहता था। बेवजह उसके चेहरे पर स्माइल रहती थी। अंजलि उससे पूछती है, कवि कुछ हुआ है क्या तुम्हें? आजकल तुम्हारा अंदाज बदला बदला सा लग रहा है। नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अब हमारी कंपनी एक नई मुकाम को छूने वाली है। कल का डील बस फाइनल हो जाए, उसके बाद सारी दुनिया हमारी काबिलियत को पहचानेगी। तभी वहाँ पर नीति आ जाती है। नीति को देखते ही कवि की नज़रें उसी पर ठहर जाती है। आज नीति बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आज वेस्टर्न ड्रेस पहना था। अंजलि पूछती है, नीति हमने आज से पहले तुमको इंडियन ड्रेस में ही देखा है, लेकिन तुम इस ड्रेस में भी बहुत स्मार्ट लग रही हो। चलो तुम अपने बॉस का काम देखो, मैं अभी आती हूँ। नीति काम में लग जाती है। कवि उसे इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर देखे जा रहा था। नीति पूछती है, सर आपके लिए चाय लेकर आऊँ? कवि हाँ में जवाब देता है। नीति कवि के लिए चाय लेकर आती है और देते हुए कहती है, सर आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। यह सुनकर कवि पूछता है, क्यों, कहाँ जाना है और क्या काम है? नीति कहती है, सर मुझे आज थोड़ा काम है, लेकिन कल मैं जल्दी ऑफिस आ जाऊंगी। कवि उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कहता है, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हें पता है ना कल कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कल का डील फाइनल होना है, उसके लिए तैयारी करनी है, प्लान बनाना है। कल के बाद तुम छुट्टी ले सकती हो। नीति उदास होकर अपने काम में लग जाती है। कवि उसे इस तरह से उदास देखकर सोचता है, सेल्फिश कवि, तुम अपनी खुशी के लिए उसे उदास कर दिए। हो सकता है उसे कोई ज़रूरी काम हो और तुम उससे ज़्यादा अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। क्या यही तुम्हारा नेचर है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी जाकर उसे लीव दे देता हूँ। कवि नीति के पास जाकर कहता है, नीति तुम छुट्टी ले सकती हो, लेकिन कल टाइम पर आ जाना। तुम्हें पता है ना कि कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नीति कहती है, हाँ सर मुझे याद है, कल का दिन आपके लिए और इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। आप टेंशन ना लो, कल सब कुछ अच्छा होगा। देखिएगा, जिस डील के लिए हम सब ने इतनी मेहनत की है वह डील जरूर फाइनल हो जाएगी। कवि यह सुनकर खुश हो जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में डील फाइनल होने वाला था और डील आखिरी फाइनल हो ही गया। जैसे कवि ने सोचा था वैसा ही हुआ। खुशी से सारा ऑफिस झूम उठता है। नीति को देखते ही कवि उसे गले से लगा लेता है। नीति उसका विरोध भी नहीं करती है। सभी लोग उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी कवि को होश में आता है कि वह ऑफिस में नीति से गले लग रहा है। वो नीति से दूर होकर कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। नीति कहती है, कोई बात नहीं सर, और वहाँ से चली जाती है। इसी खुशी में घर में कवि और उसके पापा ने बहुत बड़ा पार्टी रखा था। उस पार्टी में अपने ऑफिस के इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया गया था। उनमें से एक नीति भी थी। कवि आज पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहाँ पर उसके तीनों दोस्त आ जाते हैं। लक्ष्य पूछता है, क्या बात है कवि, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि कोई ऑफिस का बॉस है, लग रहा है किसी का लवर है जो अपने लवर से मिलने जा रहा है। कवि उसे देखते ही बोलता है, हाँ लक्ष्य, आज मैं किसी को प्रपोज करने वाला हूँ, किसी से अपने दिल की बात करने वाला हूँ। तुम सब पूछा करते थे ना कि मेरी अंदाज इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है, मैं इतना खुश और चिल क्यों रहता हूँ, उसकी वजह मैं बताने वाला हूँ। सच? वरुण ने कहा। कौन है वो लड़की? वह तो मैं तुम लोगों को पार्टी में ही सरप्राइज दूंगा, तुम लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। अंजलि कहती है, फाइनली हमारे कवि को किसी से तो प्यार हुआ, वरना कवि तो काम के सिवा प्यार में तो पड़ने वाले ही नहीं थे। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। कवि आज नीति को प्रपोज करने वाला था।
उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। नीति भी अपने बॉस की पार्टी में आ पहुंची थी। सभी लोग पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। कवि नीति को प्रपोज करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लोग उसको बधाइयाँ दे रहे थे, जिसकी वजह से उसे समय ही नहीं मिल पा रहा था। नीति को ले जाकर प्रपोज करे कहीं दूर अकेले में। तभी उसकी पार्टी में एक लड़का आता है जो कवि को बहुत पहले से जानता है। कवि उसे देखते ही गले से लग जाता है और कहता है, यार तू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुमसे कभी मिलना होगा। वो कहता है, अरे यार, मैं इसी शहर में कुछ काम के लिए आया था तो सोचा तुमसे मिल लूँ, पर यहाँ देखा कि पार्टी है, फिर भी चला आया। बोल, तुम कैसा है? उस लड़के का नाम रोहित था। बस यार, जिंदगी कट रही है अच्छे से। और तूने शादी किया? अब मुझ जैसा लड़का शादी करेगा तो काम कैसे चलेगा? यह सुनकर कवि ने कहा, तू आज भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज से पहले था। और दोनों हंसने लगते हैं। सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। कवि रोहित से सभी को मिलवाता है। तभी रोहित की नज़र नीति पर पड़ती है। वो नीति को घूरे जा रहा था। नीति उसे देखकर असहज महसूस कर रही थी। वह बार बार रोहित से छुपने की कोशिश कर रही थी। कभी इधर नीति को प्रपोज करने का मौका तलाश रहा था। तभी रोहित उसके पास आकर कहता है, कभी चल यहाँ से, अकेले में मुझे तुमसे कुछ बात करना है। कभी पूछता है, क्या हो गया यार, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अकेले में बात करनी है? बाद में बात करते हैं यार, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मेरी बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कवि। रोहित कवि के हाथ पकड़कर जबरदस्ती अकेले में लेकर आता है। कवि गुस्से से बोलता है, अरे यार, तुझे पता है आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। मैं एक लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। रोहित कहता है, तू मेरा दोस्त है, तेरी खुशी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन यह बता, वो लड़की जो तेरी पार्टी में है, कौन सी लड़की? तू किसकी बात कर रहा है? रोहित नीति की तरफ इशारा करके पूछा। वाह, वह तो नीति है, मेरी पीए, और तेरी होने वाली। रोहित बीच में ही कवि का बात काटते हुए कहता है, तुझे पता है वो कौन है? कवि रोहित को हैरानी से देखा और पूछता है, तू उसको जानता है? बहुत अच्छे से, रोहित कहता है। रोहित कवि को नीति के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर कवि की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वह अपनी मुट्ठी को भिंचते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। कवि की आंखें भर गई थी। वह इधर उधर देख रहा था और रोहित को वहां से जाने के लिए कहा। गुस्से और नफरत से भरा हुआ कवि पार्टी में आकर कहता है, पार्टी ओवर हो गई, आप सभी को यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इस तरह का रवैया देखकर कवि के दोस्त जाकर पूछते हैं, क्या हुआ कवि, तो इतना गुस्से में क्यों है? कवि उनकी बातें सुनकर चुप था। नीति ऐसा माहौल देखकर जाने की हुई। तभी कवि उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है नीति। नीति कवि की आवाज़ सुनकर वहीं ठहर जाती है। कवि उसे गुस्से से देखे जा रहा था। नीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कवि नीति के करीब जाकर उसके बाजू को कसकर पकड़ लेता है और नीति की आंखों में गुस्से से देखता है। नीति को दर्द होने लगता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर भी कवि उसे नहीं छोड़ता है। अंजलि उससे कहती है, यह क्या कर रहे हो कवि, उसे दर्द हो रहा है, छोड़ो उसे। कवि गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे अंजलि की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। यह सब देखकर कवि के पापा आकर कवि पर चिल्लाकर कहते हैं और उसे नीति से दूर करते हैं। यह सब क्या है कवि, ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कौन सा नशा करके आए हो कि तुम्हें नीति का दर्द नहीं दिखाई दिया? और मेरा दर्द, मेरे दर्द का क्या है पापा? कवि के गुस्से में दर्द था। वो जोर से चिल्ला उठा, इस पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। इस जैसी लड़कियाँ भोली भाली बनकर हम जैसे शरीफ लोगों को ठगती है। मैं, या यूँ कहे कि हम सब ने इसे क्या समझा और यह क्या निकली। क्या बोल रहे हो, सिंपल तरीके से कहो ना, जो हमें भी समझ में आए। लक्ष्य ने पूछा। तो सुनो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यह जो सामने इतनी भोली भाली बनकर मासूम सा चेहरा लेकर, वह क्या हुआ, आगे तो बोलो। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन इसे करने में बिल्कुल शर्म नहीं आई होगी। धंधे वाली जो है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गए। किसी को कवि की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे कुछ देर पहले रोहित ने इसके बारे में सारी बातें बताई। यह तो रोहित के साथ भी। कवि कहते कहते चुप हो गया। नीति यह सब सुनकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें अपना दर्द बयान कर रही थी। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे।
अंजलि उसके पास जाकर पूछती है, नीति, जो कवि कह रहा है क्या सच है? अंजलि की बात सुनकर नीति की नजरें नीची हो गई। उसकी जुबान अपनी खामोशी में ही कवि की बातों पर हाँ का मुहर लगा दिया। कवि कहता है, इससे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए। अब से इसका हमारे ऑफिस, हमारे घर, हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। नीति जाने लगती है, तभी कवि अपने ड्राइवर से कहता है, यह मैडम को उनके घर तक छोड़ कर आओ या उन्हें जहाँ मन हो वहाँ छोड़ कर आओ। नीति कुछ भी नहीं कहती है, वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कवि, जो आज जाने क्या क्या सुनहरा सपना सजा रखा था, एक सच ने सबको मिट्टी में मिला दिया था। कवि आंखें बंद करके अपनी खोई हुई चेतना से बाहर आना चाहता था। तभी उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वह उसकी लाइफ है, वो जो चाहे करे। उसकी सच तुम्हें इतना तकलीफ क्यों दे रही है? कवि के तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि वह लड़की नीति है जिसे कवि आज प्रपोज करने वाला था। कवि अपने कमरे में चला जाता है। कवि के पिता उसके दोस्त से कहते हैं, तुम तीनों यहीं रुक जाओ, कवि को तुम्हारी ज़रूरत है। इधर नीति ड्राइवर से कहकर अपने घर के लिए चली जाती है। डगमगाते पैरों से अपने घर पहुंचती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। किसी तरह वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचती है। हाँफते हुए सनाया को आवाज़ देती है। सनाया उसे देखकर दौड़ते हुए आती है। नीति ज़मीन पर खून की उल्टी करने लगती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सनाया उसे आवाज़ देती है, नीति, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर चलूंगी। सनाया उसे पास के ही अस्पताल में लेकर जाती है। डॉक्टर नीति को भर्ती कर लेता है, लेकिन वह सनाया से कहता है, मैडम, आपके पेशेंट को तो भर्ती कर लिए हैं, हमें उनका टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के बाद ही हम आगे की इलाज की कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको काउंटर पर 1 लाख रुपया जमा करना होगा। यह सुनकर सनाया कहती है, 1 लाख? यह तो बहुत बड़ी रकम है डॉक्टर साहब, पर किस चीज़ के लिए? देखिए मैडम, यहाँ का रूल ही है, पहले आपको ये पैसे जमा करना होगा सिक्योरिटी के रूप में, तभी हम आगे की इलाज कर सकते हैं, वरना आप अपने पेशेंट को लेकर जा सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपको जो भी करना है कीजिए, जितने खर्च होंगे मैं दूंगी, लेकिन मेरी दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कल सुबह तक आपको पैसे ला कर दूंगी, पर प्लीज़ उसके ट्रीटमेंट में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कल सुबह तक आप पैसा जमा कर दीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। सनाया यह कहकर तो निकल गई थी, लेकिन उसे पता था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। वो खुद से कहती है, सनाया, तूने डॉक्टर से तो कह दिया, लेकिन नीति के इलाज के लिए कहाँ से लाएगी यह रकम? हम तो मुश्किल से 20 से 30 हज़ार जमा कर पाए हैं, बाकी पैसे मैं कहाँ से लाऊं? किसके पास जाऊं? अब रात भी बहुत हो चुकी है, रात के 1 बजे हैं, कहाँ जाऊं? भगवान, किससे मदद मांगो? तभी सनाया को याद आता है कि नीति अक्सर कहा करती थी कि उसके बॉस बहुत अच्छे हैं। वह रात को ही उसके बॉस के घर जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसके वहीं पर रोक लेते हैं। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, साहब लोग सो गए हैं, प्लीज़ भैया मुझे मिलने दीजिए, उनसे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं मिली तो मेरी दोस्त की जान चली जाएगी। देखिए मैडम, प्लीज़ भैया एक बार आप अपने साहब को कॉल करके बोल दीजिए कि कोई आपसे मिलने आया है, प्लीज़। थक हार के गार्ड बड़े साहब को फ़ोन लगाता है। कवि के पापा फ़ोन उठाते हैं। कवि के पापा, अभी इस वक्त कौन है? पता नहीं सर, वो कह रही है कि आप लोगों से मिलना है, उसकी दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। कवि के पापा कहते हैं, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कवि के पापा, कवि और उसके दोस्त सभी लोग उठ जाते हैं। सभी की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। तभी वहाँ पर सनाया आती है। सनाया को देखकर कवि पूछता है, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ आने का क्या कोई खास वजह है? मैं सनाया हूँ, नीति की दोस्त। सभी सुनकर कहते हैं, नीति की दोस्त? उसने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त है। मुझे 1 लाख रुपये की ज़रूरत है। कवि उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। 1 लाख? क्यों? नीति ने तुमको भेजा है या अपनी कीमत बता रही है? यह सुनकर सनाया कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझे ज़रूरत है, नीति हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर वहाँ सभी परेशान हो जाते हैं। अंजलि पूछती है, क्या हुआ नीति को, ठीक तो है ना? सनाया कहती है, मुझे आप लोग 1 लाख रुपये दे दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की सेवा करूँगी, जो कहेंगे मैं वह करूँगी, लेकिन मुझे नीति को बचाना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है,
कभी जोर से हंसते हुए कहता है, हम तुम्हें 1 लाख दे देंगे, लेकिन तुम्हें यह ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि नीति हॉस्पिटल में है। जब नीति ने देखा कि उसकी चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने यह ड्रामा करके तुम्हें यहाँ पर हमसे पैसे ऐंठने के लिए भेज दिए। इसके बदले में तुम क्या करोगी? क्या तुम भी वही काम करती हो जो तुम्हारी दोस्त करती है? और हैरानी की बात है कि तुम्हारी दोस्त ने इतना घिनौना काम करने के बावजूद भी अपने लिए 1 पैसा भी जमा नहीं कर पाई। यह सुनकर सनाया गुस्से में लाल हो जाती है। वह गुस्से में कवि को एक चपत खींच देती है। नहीं देना है मत दो, तुम्हारे पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। रही बात कि मेरी दोस्त क्या करती है, अरे तुम जानते क्या हो नीति के बारे में कि उसको जज कर रहे हो? लक्ष्य कहता है, बड़ी बदतमीज हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ लगाने की? सनाया उसकी तरफ देखकर कहती है, तो तुम्हारे दोस्त की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? अरे जो करती है वही तो हम बोल रहे हैं। करते हैं हम धंधा, यही कहना चाहते हो ना कि हम धंधा करते हैं? हाँ करते हैं हम, और हमें यह कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि हम यह काम करते हैं। और बोलो, क्या सुनना चाहते हो नीति के बारे में? क्या जानना चाहते हो कि वो चंद पैसों के लिए धंधे करती है? तो सुनो उसके बारे में। कोई इस धंधे में शौक से जाता है और किसी को मजबूरी में अपना शौक बनाना पड़ता है। नीति 1.5 साल पहले हमारे कोठे पर लाई गई थी। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। उम्र महज 18-19 साल का ही रहा होगा। उसकी आंखें बेबस की तरह चारों तरफ देख रही थी। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुँच गई। हम सब उसे देखकर अपनी किस्मत पर रो रहे थे कि फिर से एक लड़की की ज़िंदगी यहाँ बर्बाद होने चला है। लेकिन हम सब मजबूर थे, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। नीति बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसने बहुत कोशिश किया कि वह इस काम को नहीं करेगी, लेकिन वह लोग भी नीति की हिम्मत को तोड़ने में लग गए। उसे खाना नहीं देते थे, उसको पीटते थे, मारते थे ताकि वह आसानी से मान जाए। नीति ने उनके सारे टॉर्चर को सहा, लेकिन उनके सामने हार नहीं मानी। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह मर जाएगी पर यह धंधा नहीं करेगी। कई दिनों से खाना नहीं दिए, बार बार आकर उसे पीट कर जाते थे, लेकिन उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। फिर मैं एक दिन उसके पास गई। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने उससे कहा, नीति इनकी बात मान जा, वरना ये तुम्हें मार देंगे। मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन इनका यह घिनौना काम नहीं करूँगी। नीति बात समझो, तुम्हें यह मरने भी नहीं देंगे, इसी तरह तर पाएंगे। तुम्हें कुछ दिन का मोहलत दिया गया है, उसके बाद यह लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। चाह कर भी तुम इनको रोक नहीं पाओगी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। उसने मेरी तरफ देखकर मेरे गले से लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। मुझे यह सब नहीं करना है, मेरी ज़िंदगी यह नहीं है। मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे, मेरे सारे सपने चूर हो गए। मुझे जहर दे दो सनाया, लेकिन मुझे यह काम करने के लिए मत कहो। शांत हो जाओ नीति, और यह बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार बच्ची थी, पूरे स्टेट में टॉप किया था। बड़े बड़े सपने थे आँखों में कि यहाँ आकर आगे की पढ़ाई करूँगी, मगर कहते हैं ना, प्यार में कोई एक बार पड़ जाए तो सारी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाती है। और मैंने भी वही गलती किया। मैं भी अपने गांव के एक लड़का के प्यार में पड़ गई। उसने मेरे बापू से कहा कि नीति को मैं शहर ले जाकर खूब पढ़ाऊँगा, मेरी शादी नीति से कर दो। मैं भी उसके झूठे दिखाए सपने में विश्वास करने लगी। सोचा बापू मुझे शहर ऐसे नहीं जाने देंगे, पर इसी बहाने वो मुझे शहर ले जाकर खूब पढ़ाएगा और मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगी। मैं भी कच्ची उम्र में उसकी बातों में आ गई। मेरा माँ बाबू भी उसकी बातों में आ गए और हमारी शादी हो गई। यहाँ लाकर वो कुछ दिन मेरे साथ बिताकर मुझे इस कोठे पर बेचकर चला गया। जिस इंसान से मैंने प्यार किया, भरोसा किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा ज़िंदगी का धोखा दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिसका हाथ थामकर मैं खुशी खुशी अपने सपनों की दुनिया में कदम रख रही हूँ, वह सपना तो बस धोखा है। जब मैं नींद से जागी तो मेरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। यह कहकर नीति जोर जोर से रोने लगती है। मैं उसे चुप करते हुए बोलती हूँ, यह दुनिया ऐसी है, देख मुझे तो मेरे बापू ने बेच दिया। हाँ, तुम मुझे हैरानी से क्यों देख रही है नीति? मेरे खुद के बाप ने मुझे यहाँ बेच कर गया है। पर यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चल गया नीति, कि बाहर की दुनिया में रिश्ते हैं तो उम्मीदें हैं तो विश्वास है, और यह सब चीज़ है तो अंतिम चीज़ धोखा है। लेकिन यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है,
इसलिए यहाँ पर उम्मीद भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है और धोखा भी नहीं है। जो कुछ भी है हम खुद हैं। शुरू में बहुत तकलीफ़ होता है नीति, लेकिन फिर हमारी आदत हो जाती है। इसलिए नीति जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। मेरे समझाने के बाद नीति ने उस ज़िंदगी से समझौता कर लिया। उसने ना चाहते हुए भी वहाँ की हर चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में कभी खुशी नहीं आई, चमक नहीं थी। जो जैसा कहता वह वैसा ही करती थी। अचानक एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। किसी ने मेरे इलाज का खर्चा नहीं उठाया और मेरे पास कस्टमर भी आना बंद हो गए। एकमात्र वहाँ पर नीति ही थी जिसने मेरा इलाज करवाया। मुझे नीति में अपना दोस्त, अपनी बहन दिखाई देती थी। मैंने नीति से पूछा, तुम यह अपना सारा पैसा मुझ पर क्यों खर्च कर रही हो? तुझे तो पता है ना, यह सारे पैसे हमारे फ्यूचर के लिए होते हैं, ज़रूरत के लिए होते हैं। नीति ने कहा, तुमसे ज़्यादा ज़रूरत या पैसा नहीं है। हम जैसे लोगों की कोई फ्यूचर नहीं होती है पगली, पैसे तो फिर आ जाएंगे। तेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन नीति लेकिन कुछ नहीं सुनाया। रिश्ते चाहे बाहर की दुनिया में हो चाहे यहाँ की दुनिया में हो, ना चाहते हुए भी हम सब रिश्ते में बंध ही जाते हैं ना। यह सुनकर मैं उसके गले से लग गई। 6-7 महीना वहाँ पर गुजारने के बाद कोठी पर रेड पड़ गई। पुलिस ने हम सबको छुड़वाया। हम सबको सुधार गृह भेजा जा रहा था, लेकिन नीति वहाँ जाने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने नीति को छोड़ दिया, लेकिन मैं भी नीति को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं नीति के पीछे आ गई। नीति मुझसे पूछी, यह सब क्या है सनाया? तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मेरी खुद की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो फिर तू अपनी ज़िंदगी मेरे पीछे क्यों बर्बाद कर रही है? अब जो भी होगा नीति, हम साथ में करेंगे, ठीक है? हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए। जो भी काम मिला, जैसा मिला, हम दोनों ने मिलकर किया, लेकिन फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गए। एक दिन पता चला कि नीति को कैंसर है। सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन नीति कोई ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश किया उसे समझाने की, लेकिन उसने कहा कि नहीं सनाया, मुझे जीना ही नहीं है। मुझे इस ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अब ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है, लेकिन जो भी बची है उसे पूरी तरह से जीना चाहती हूँ, बिल्कुल अपनी अंदाज में। इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। नीति ज़बरदस्ती मेरे कहने पर ट्रीटमेंट तो लेती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर पल अपनी आखिरी दिन का इंतज़ार करती है। 2 दिन पहले ही उसे डॉक्टर पास जाना था, लेकिन वह वहाँ भी नहीं गई। ऐसे ही बहाना मारकर कुछ देर कहीं और बैठकर चली आती है। यहाँ से जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वह लोग उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। यह सारी बातें सुनकर कवि सुन्न हो गया था। सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कवि तो जैसे पागल हो गया था कि उसने नीति के साथ क्या कर दिया, और बिना सोचे समझे नीति को जज कैसे कर सकता है। पागलों की तरह अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया और चिल्ला कर बोलने लगा, मैंने क्या कर दिया पापा? मैंने नीति के साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैं नीति से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पापा, और मैंने अपने ही प्यार पर शक किया। उसे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया, यह जानने की कोशिश नहीं किया कि वह ऐसा क्यों कर रही है, उसकी क्या मजबूरी रही होगी। मैं अपनी नीति के साथ मर जाना चाहता हूँ पापा, नहीं जीना ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरी नीति ही ना हो। बेटा, जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी नीति को हमारी ज़रूरत है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सभी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। डॉक्टर कवि को देखकर कहते हैं, आप मिस्टर कवि ओबराय? कवि कहता है, वह पेशेंट नीति को कुछ भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर। नीति को जो भी इलाज चाहिए कीजिए। यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर को हायर कीजिए। जितने खर्च होंगे मैं करूँगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहती है, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आप दुआ कीजिए उनकी सलामती के लिए। आज कवि खुद को नीति का गुनहगार मान रहा था। वो सोच रहा था कि आज जो भी नीति की हालत हुई है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुई है। वह नीति से कितना प्यार करता है, फिर भी उसने नीति को इतना दर्द दिया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसे नीति का दर्द नहीं दिखाई दिया। यह सोचकर वो दुखी हो रहा था, अपने आप को कोसे जा रहा था। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, नीति को होश आ रहा है, आप लोग चाहो तो उससे मिल सकते हो। सभी लोग उससे मिलने के लिए अंदर चले गए, लेकिन कवि वहीं रुक गया। वह नीति से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसे नीति से नज़रें मिलाने में लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी। नीति को देखते ही कवि के पापा ने कहा, बेटा अब तुम कैसी हो? नीति ने इशारे से बताया कि वह ठीक है, लेकिन उसके अंदर में जो भूचाल मचा था उसको वो कैसे शांत करे।
उसकी नज़रें कवि को ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पर कवि नहीं था। डॉक्टर ने आकर सभी को बाहर बुलाया और कवि से कहा, मिस्टर कवि, नीति को कैंसर है और वो भी उनका आखिरी स्टेज है। यह सुनकर कवि लड़खड़ा गया। सभी लोग हैरान हो गए। कवि के पिता ने कहा, यह क्या बोल रही है डॉक्टर? हाँ मिस्टर ओबराय, यह आखिरी स्टेज है। उनके पास कुछ ही दिन बचे हैं ज़िंदगी के। कुछ भी करिए, उसे बचा लीजिए। हम दुनिया का कोई भी डॉक्टर लेकर आए, लेकिन हम नीति को नहीं बचा पाएंगे। यह कैंसर का आखिरी स्टेज है। अगर पहला दूसरा स्टेज होता तो हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन इस स्टेज में पेशेंट को बचाना मुश्किल है। आप समझने की कोशिश कीजिए। उनके पास जो भी ज़िंदगी बची है उसमें उनको हर खुशी दे दीजिए। हम यही कह सकते हैं। हम सभी यह सुनकर रोने लगे थे। नीति की अभी उम्र ही क्या हुई होगी और उसको इतना बड़ा रोग। कवि ने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, नहीं पापा, अब हम में से कोई नहीं रोएगा, क्योंकि हम रोएंगे तो नीति भी रोएगी। अब हमें नीति को हर खुशी देना है जो उसने चाहा था। अब मैं किसी को रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। नीति को हम अपने घर लेकर गए। आज से तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। सनाया भी साथ में थी। नीति सिर्फ और सिर्फ कवि को ढूंढ रही थी। कवि दूर से नीति को देखा करता था, पर उसके सामने नहीं आता था। सनाया, मुझे सर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सनाया नीति को सारी बातें बताई। नीति ने कहा, मुझे पता है कि सर मुझे पसंद करते हैं। क्या तुम जानती थी कि कवि तुमसे प्यार करता है? हाँ सनाया, मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़के के बारे में जानकर बता सकती हूँ कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन हमें हवस से देखता है। सर मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं उनके काबिल नहीं हूँ। यही सोचकर मैं हमेशा उनसे दूर रहती थी। मेरे दिल में भी उनके लिए कुछ था, लेकिन मैं अपने अतीत का सोचकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं खुश थी कि उनको मेरी सच्चाई पता चल गई है और अब वो मुझसे नफरत करने लगे। नीति, वो तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कल तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है। नीति, वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो खुद को सज़ा दे रहा है। तुम उसे समझाओ, इस तरह से खुद को सज़ा ना दे। नीति कवि के कमरे में गई। कवि अंधेरे में बैठा हुआ था। नीति ने लाइट ऑन किया। कवि उसे देखकर अपनी नज़रें घुमा लेता है। नीति उसके पास जाकर कहती है, सर, इस तरह से मेरे से नज़रें घुमाकर आप अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कवि कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलता हूँ। नीति उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं सर, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपका इंतज़ार कर सकूँ। कवि यह सुनते ही उसके तरफ अपनी नज़रें कर लेता है। उसकी आंखों में सिर्फ अपने किए की प्रायश्चित थी। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। नीति उसे बेड पर बैठाती है और कहती है, इस तरह से रोकर मुझे विदा करेंगे? कवि कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ, आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है सर। जो भी किया है वह तो किस्मत ने किया है। आपने सच ही तो कहा था, बस वो अधूरा सच था। लेकिन मुझे आपकी एक बात भी बुरी नहीं लगी। आप इस तरह से खुद को दुखी करेंगे तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होगा। मैं तुमको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी मैं करूँगा। तो आप खुश रहिए ना सर, मैं यही देखकर खुश रहूँगी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने आपकी कभी गलती मानी ही नहीं। आप तो हमेशा से ही मेरे लिए सबसे अच्छे थे। कवि नीति की आंखों में देखता है। ऐसे क्या देख रहे हैं सर? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर उसकी पलकों पर आंसू आ गया। क्या कह रहे हैं सर? शादी? नहीं सर, मैं आपके काबिल नहीं हूँ और मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नीति, तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। ज़िंदगी में एक ही बहुत अच्छा काम किया है मैंने, जानती हो क्या? वह तुमसे प्यार। पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी बिताए पल होंगे वह मेरी पूरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन तुम आज इनकार करोगी तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। यह एहसान नहीं है, यह मेरा प्यार है। तुम्हारा सच जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सम्मान और प्यार और भी बढ़ गया है। इसको कोई भी नहीं मिटा सकता है, ना ही समय, ना ही किस्मत। नीति ने कवि के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन देखो ना सर, मेरा कैसा नसीब है। जब मेरे पास ज़िंदगी थी तो प्यार ने धोखा दे दिया, और आज सच्चा प्यार है तो ज़िंदगी धोखा दे रही है। मेरी किस्मत ही इतनी बुरी है सर। मेरे नसीब में
थोड़े ही पलों का प्यार लिखा है, लेकिन सर मैं इन पलों में जीना चाहती हूँ आपके साथ, और यह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। नीति ने हाँ कर दिया। नीति और कवि की शादी हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही नीति की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। कवि ने जितनी ज़िंदगी बची थी नीति की, उसमें ज़िंदगी का हर सुख घोल दिया था। वो अपने प्यार से नीति के जीवन में खुशियों का रंग भर दिया था। सारे नीति के सपने पूरे कर दिए थे, लेकिन मौत किसके लिए रुकती है, और वह नीति के लिए भी नहीं रुकी। आज से 1 साल बाद आज नीति का डेथ एनिवर्सरी है, और नीति की तस्वीर के आगे कवि अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कवि चले। कवि अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सनाया खड़ी थी। कवि और नीति की प्रेम कहानी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन इस अधूरापन में भी कवि का प्यार पूरा था, क्योंकि कवि के प्यार में नीति आज भी जिंदा थी और हमेशा रहेगी। आप सभी को मेरी नई कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।